एक ही साथ वे दोनों मेरे कमरे में दाखिल हुए। अस्पताल के अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ मैं उस घड़ी को मन ही मन कोस रहा था जब मेरी मोटर बाइक के सामने अचानक गाय के आ जाने से यह दुर्घटना घटी। अचानक ब्रेक लगाने की कोशिश करते हुए मेरी बाइक फिसल गई और बाएं पैर की हड्डी टूटने के कारण मुझे यहाँ अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया। कहिए अब कैसे हैं? उनमें से एक ने मुझसे रूटीन प्रश्न किया। अस्पताल में बिस्तर पर लेटा व्यक्ति भला कैसा हो सकता है? समय काटना है तो यहाँ पड़ा हूँ। मैं तो बस यहाँ से निकलने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैंने दर्द भरी हंसी से उनका स्वागत करते हुए कहा, आपको भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए थी। अब देखिए हो गई ना परेशानी। नगर निगम तो अपनी जिम्मेदारी निभाता नहीं है, आवारा जानवरों को यूं ही सड़कों पर दुर्घटना करने के लिए खुला छोड़ देता है, लेकिन हम तो थोड़ी सी सावधानी रखकर खुद को इन मुसीबतों से बचा सकते हैं। दूसरे ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब किसे दोष दे? फिर अनहोनी को भला कौन टाल सकता है? पहले ने तुरंत जड़ दिया, लेकिन मेरी बात सुनने की उन दोनों में से किसी के पास भी फुर्सत नहीं थी। अब तक शायद वे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके थे और अब शायद उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं था। वे आपस में बतियाने लगे थे। और सुनाइए गुप्ता जी, बहुत दिनों में आपसे मुलाकात हो रही है। यार कहाँ गायब रहते हो? बिजनेस में से थोड़ा समय हम लोगों के लिए भी निकाल लिया करो। पर्सनली नहीं मिल सकते तो कम से कम फ़ोन से तो बात कर ही सकते हो। पहले ने दूसरे से कहा, वर्मा जी फ़ोन तो आप भी कर सकते हैं, पर जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार शायद मैंने ही आपको फ़ोन किया था। पहले की बात इस बात पर दूसरा भला क्यों चुप रहता? हाँ हाँ याद आया, आपको शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ काम था। कह तो दिया था मैंने सिंह को देख लेने के लिए। फिर क्या आपका काम हो गया था? पहले ने अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए कहा, हाँ वह काम तो खैर हो गया था। उसके बाद यही बात बताने के लिए मैंने आपको फ़ोन भी किया था, पर आप शायद उस वक्त बाथरूम में थे। गुप्ता ने सफाई दी, लैंडलाइन पर किया होगा। बाद में वाइफ शायद बताना भूल गई होगी। वही तो मैं सोच रहा था कि उसके बाद से आपका कोई फ़ोन ही नहीं आया। पता नहीं आपके काम का क्या हुआ। अब यदि आज यहाँ नहीं मिलते तो मैं आपको फ़ोन लगाने ही वाला था। पहले ने दरिया दिली दिखाते हुए कहा, और सुनाइए घर में सब कैसे हैं? भाभी जी, बच्चे, कभी समय निकाल कर आइए ना हमारे यहाँ। वाई भी कह रही थी कि बहुत दिन हुए भाभी जी से मुलाकात नहीं हुई। अब की बार दूसरे ने पहले को आमंत्रित करके अपना कर्ज उतारा। वह शायद उससे अपनी घनिष्ठता बढ़ाने को उत्सुक था। सब मज़े में हैं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। बेटा इंजीनियरिंग के लिए इंदौर चला गया। बिटिया को अपनी पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं है। अब बच गए हम दोनों। तो सच बताऊं गुप्ता जी, आजकल काम इतना बढ़ गया है कि समझ ही नहीं आता कि किस तरह समय निकाले। फिर भी हम लोग शीघ्र ही आपके घर आएंगे। इसी बहाने फैमिली गैदरिंग भी हो जाएगी। पहले ने दूसरे के घर आने पर स्वीकृति देकर मानो उस पर अपना एहसान जताया। ज़रूर ज़रूर, हम इंतज़ार करेंगे आपके आने का। मेरे परिवार को भी अच्छा लगेगा, वरना तो अब ऐसा लगने लगा है कि लाइफ में काम के अलावा कुछ बाकी ही नहीं बचा है। दूसरे ने पहले के कथन का समर्थन किया। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। और सुनाइए, तिवारी मिलता है? क्या सुना है, इन दिनों उसने भी बहुत तरक्की कर ली है। पहले ने दूसरे से जानकारी लेनी चाहिए थी। सुना तो मैंने भी है,
लेकिन बहुत दिन हुए कोई मुलाकात नहीं हुई। फ़ोन पर अवश्य बातें होती हैं। हाँ, अभी पिछले दिनों स्टेशन पर जोशी मिला। मैं अपनी यूएस वाली कज़िन को छोड़ने के लिए वहाँ गया हुआ था। वह भी उसी ट्रेन से इंदौर जा रहा था। किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर बता रहा था। इन दिनों उसने अपने वज़न को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा लिया है। दूसरे ने भी अपनी तरफ से बातचीत का सूत्र आगे बढ़ा दिया। आजकल तो मल्टीनेशनल का ही ज़माना है। पहले ने अपनी ओर से जोड़ते हुए कहा, पैकेज भी तो अच्छा दे रही है ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां। दूसरे ने अपनी राय व्यक्त की, बहुराष्ट्रीय कंपनियां पैसे तो देती हैं लेकिन काम भी खूब डट कर लेती हैं। आदमी चक्कर घिन्नी बनकर रह जाता है। उनमें काम करने वाला आदमी मशीन बनकर रह जाता है। उसकी अपनी तो जैसे कोई लाइफ ही नहीं रह जाती। एक एक सेकंड कंपनी के नाम समर्पित हो जाता है। सारे समय, चाहे वह परिवार के साथ आउटिंग पर हो या किसी सोशल फंक्शन में, कंपनी और टारगेट उसके दिमाग में ही घूमते रहते हैं। जाने कितनी देर तक वे कितनी और कितने लोगों की बातें करते रहे। अभी वे जाने और कितनी देर बातें करते। तभी अचानक मुझे उनमें से एक की आवाज़ सुनाई दी, अरे 4:30 हो गए हैं, इसका मतलब हमें यहाँ आए 1 घंटे से अधिक का समय हो रहा है। यह दूसरे की आवाज़ थी, अब हमें चलना चाहिए। पहले ने निर्णयात्मक स्वर में कहा, आप ठीक कह रहे हैं, घर में वाइफ इंतज़ार कर रही होगी। दूसरे ने सहमति जताते हुए कहा। आप सहमति होने के बाद दोनों एक साथ उठे, मुझसे विदा मांगी और दरवाजे की ओर बढ़ गए। मैंने भी राहत की सांस ली। अब मेरे कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे अब कमरे में उस पोस्टर की कतई आवश्यकता नहीं है जिसके नीचे लिखा था, कृपया शांति बनाए रखें। एक और बात, वे 1 घंटे बैठे, लेकिन मुझे कतई नहीं लगा कि वे मेरा हालचाल पूछने आए हों। लेकिन दूसरों के साथ दर्द बांटने में ज़रूर माहिर थे। जाते जाते दर्द बढ़ाते गए। उनकी फालतू की बातें सोच सोच कर मैं अब उनके हिस्से का दर्द भी झेल रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।